बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आप लोगों का जो पेपर बी है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि फार्माकोलॉजी का सेक्शन है। तो उसमें हम ओनली ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि एनेस्थीसिया में यूज़ होते हैं। या तो एनेस्थीसिया में एज अ प्री मेडिकेशन यूज़ होते हैं, मतलब कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले जो है ड्रग्स हम देते हैं ताकि पेशेंट को कॉम करें, उसको पेन रिलीफ करें, या एंड ऑपरेटिवली ऑपरेशन के दौरान हम उसे देते हैं या ऑपरेशन के बाद हम देते हैं। तो ये वो तमाम ड्रग्स हम इसी सेक्शन में डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का वो है ओपियाइड्स। ओपियाइड्स क्या है? इट इज़ बेसिकली एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक किसे कहते हैं? एनाल्जीसिया हम कहते हैं इनएबिलिटी टू फील पेन। जब किसी को पेन फील नहीं होता तो हम कहते हैं ये एनाल्जीसिया है। तो जो ड्रग्स एनाल्जीसिया को प्रोड्यूस करते हैं, पेन को ख़त्म करते हैं, दे आर कॉल्ड एनाल्जेसिक। अब एनाल्जेसिक्स जो है वो हमने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं नारकोटिक एनाल्जेसिक और दूसरे को हम कहते हैं नॉन नारकोटिक। नारकोटिक वो उसे कहते हैं जो कि एनाल्जेसिया भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया, और इसके साथ सेडेशन भी काज करते हैं। तो हम इसको नारकोटिक एनाल्जेसिक कहते हैं। तो इसमें जो हमारे ड्रग्स हैं वो है ओपियाइड्स। दूसरा है नॉन नारकोटिक। नॉन नारकोटिक ओनली एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करेगा, जिसमें है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम ओनली ओपियाइड्स यानी नारकोटिक एनाल्जेसिक्स जो है वो पढ़ेंगे। ओपियाइड्स क्या है? नारकोटिक एनाल्जेसिक है, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमनली जो मॉडरेट और सीवियर पेन होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जो माइल्ड पेन होता है, जिस तरह हेडेक हो गया, पाँव में दर्द हो गया, या कोई इस तरह के प्रॉब्लम, जो छोटे जो ज़्यादा पेन उसमें नहीं होते, तो उसमें फिर हम ओपियाइड्स यूज़ नहीं करते क्योंकि ये सेडेशन करते। हम ये मॉडरेट या सीवियर पेन में यूज़ करेंगे। ओपियाइड्स जो है ये हम हासिल करते हैं फ्रॉम द पॉपी प्लांट। जो अप्यूम का प्लांट है उसे हम हासिल करते हैं। जो नेचुरल ओपियाइड्स हम हासिल करते हैं फ्रॉम द अप्यूम, दे आर कॉल्ड ओपियाइड्स। लेकिन ओपियाइड्स, लफ्ज़ ओपियाइड्स जो है दे आर यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्सोजीनियस जो अप्यूम डिराइव ड्रग्स हैं उसको हम ओपियाइड्स कहते हैं। लेकिन ओपियाइड्स जो है हम सिर्फ ओनली नेचुरल को कहेंगे, जबकि ओपियाइड जो है नेचुरल और सिंथेटिक दोनों को हम कहते हैं। ये हमारी बॉडी में उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स है उसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओपियाइड रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर हमारे ज़्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होता है, लेकिन इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी इंक्लूड, यानी बॉडी में हर जगह ये मौजूद है। इसके अलावा जहाँ पर इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी साइट में भी ये प्रेजेंट होता है। अच्छा, जिस तरह मैंने बता दिया कि ये सेडेशन और एनाल्जेसिया दोनों प्रोड्यूस करते हैं, तभी हम इसको नारकोटिक एनाल्जेसिक कहते हैं। इसके दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन कि ये किससे बना है, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन कि ये ओपियाइड पर रिसेप्टर पर एक्शन किस तरह करेंगे। तो ये दो तरह की क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है तो हमने इसको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। जो नेचुरल होते हैं, जो डायरेक्टली हम अप्यूम से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे हम नेचुरल आकरिंग ओपियाइड कहते हैं। उसमें हमारे पास जो आप लोगों के कोर्स में इंक्लूड है तो उस मार्फिन उसमें आ जाते हैं। सेमी सिंथेटिक ये होता है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन अप्यूम से लिया गया है लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें हेरोइन आ जाते हैं और बुप्रीनोर्फिन जो है उसमें इंक्लूड है। जो सिंथेटिक है, जो कंपनी ने बनाई है टोटली, दे इंक्लूड फेंटानिल, सोफेंटानिल, अल्फेंटानिल, रेमिपेंटानिल, पेथिडीन, नेल्बोपिन, ट्रामाडोल, पेंटाजोसिन जो है ये हमारे पास सिंथेटिक्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन जो है ये तीन तरह के हैं। एक वो है जो कि डायरेक्टली रिसेप्टर, ओपियाइड रिसेप्टर पर एक्ट करके उस रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। अब ओपियाइड रिसेप्टर की एक्टिविटी क्या है? हमारे बॉडी के अंदर अपने भी नेचुरल ओपियाइड्स मौजूद है जो नेचुरल पेन किलर के काम करते हैं।
वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वो क्या करते हैं, ओपियाइड रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो जो ड्रग्स उसी नेचुरल पेन किलर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसको हम ओपियाइड एगोनिस्ट कहते हैं। तो ये ड्रग्स जो है ये हमारे पास क्या है, ओपियाइड्स एगोनिस्ट है, जो उस नेचुरल ओपियाइड्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें पेन फील नहीं होता। दूसरा है ओपियाइड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का मतलब है कि कुछ रिसेप्टर पर ये एज ए एगोनिस्ट काम करेगा और कुछ रिसेप्टर पर ये एज अ एंटागोनिस्ट, यानी कुछ रिसेप्टर पर ये उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे और कुछ पर इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करेंगे। तो उसमें ये 3 ड्रग्स जो आप लोगों के कोर्स में है वो शामिल है। और एक है ओपियाइड एंटागोनिस्ट, जो ओपियाइड रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं कम्प्लीटली। फॉर एग्जांपल अगर किसी को ओपियाइड ओवरडोज हो जाते हैं तो उसको फिर हम ओपियाइड एंटागोनिस्ट देंगे जिसमें नेलक्सोन जो है इंक्लूड है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो जिस तरह मैंने बता दिया कि ओपियाइड अपनी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो है उस पर एक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो रिसेप्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, ये 4 किस्म के रिसेप्टर्स हैं। वो एक है हमारे पास म्यू रिसेप्टर, केपा रिसेप्टर, डेल्टा रिसेप्टर एंड सिग्मा रिसेप्टर, ठीक है। जब ये इन रिसेप्टर पर वो एक्ट करते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, जो हमारे पास साइनेप्स होते हैं, उसी साइनेप्स में जिस तरह आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा कि यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होकर दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये प्री साइनेप्टिक थे, तो इसी प्री साइनेप्टिक से एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ नहीं करने देते, उसको ब्लॉक करते हैं। और दूसरे जो पोस्ट साइनेप्टिक है उस पर रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो ना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं और ना वहाँ पर बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से कोई इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, नोसिसेप्टिव न्यूरॉन। नोसिसेप्टिव न्यूरॉन उसी कहते हैं जो कि मैसेज ऑफ द पेन को ब्रेन तक ले जाते हैं, तो उसी न्यूरॉन में ये प्रोसेस होगा, ठीक है। अब वो जो मैं नेचुरल पेन किलर की बात कर रहा था वो ये है, जब ये उस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं तो उसमें पेन, क्योंकि जब किसी को पेन हो जाता है तो नॉसिसेप्टिव न्यूरॉन जो है उसी मैसेज को लेके जाते हैं टुवर्ड द ब्रेन और हमें पेन फील होता है। क्योंकि जो नेचुरल ये 3 जो नेचुरल पेन किलर है इसका कंसंट्रेशन कम होता है, वो उस पेन का मुकाबला नहीं कर सकते, उस पेन को ख़त्म नहीं कर सकते। तो हम जब ओपियाइड्स देंगे तो ओपियाइड्स एक तो इन तीनों नेचुरल पेन किलर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ जो पेन का पाथवे है उसको ब्लॉक करेंगे, तो हमें पेन फील नहीं होगा। अब ये है वो रिसेप्टर्स कि कौन से रिसेप्टर पर कौन सा ड्रग एक्ट करता है। यहाँ पर ये ड्रग्स मॉर्फिन है, ठीक हो गया, मॉर्फिन है, पेंटानिल है, मुख्तलिफ ड्रग्स दी गई है ये कि कौन कौन से रिसेप्टर पर वो एक्ट करता है और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मॉर्फिन जो है म्यू रिसेप्टर पर एक्ट करता है तो इसका इफ़ेक्ट वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वो मसल रिजिडिटी काज करेंगे, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज करेंगे। लेकिन वही मॉर्फिन अगर केपा रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं, ठीक हो गया, यही मॉर्फिन है, अगर केपा पर एक्ट करते हैं तो वहाँ पर सिडेशन और एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरे जो ड्रग्स हैं वो भी मुख्तलिफ रिसेप्टर पर उसका एक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग स्टडी कर लें। अब ओवरऑल अगर हम ड्रग्स को ओपियाइड्स को देख लें तो उसका बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, मुख्तलिफ सिस्टम पर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर नॉर्मल डोज, अगर हम ड्रग्स को नॉर्मल डोज पे यूज़ करें तो इसका इफ़ेक्ट मिनिमल है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। लेकिन अगर हम उसको लार्ज डोज के साथ यूज़ करें, ठीक है, तो वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। और वेगस नर्व कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जब स्टिमुलेट होता है तो हार्ट रेट इससे कम होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। इसी तरह चूँकि हार्ट जो ब्लड प्रेशर है वो बराबर है हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय वास्कुलर रेजिस्टेंस, यानी कि अगर हार्ट रेट कम हो जाते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। तो हमारे पास हाई डोजेस के साथ ब्लड प्रेशर भी कम हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो हार्ट रेट कम है, दूसरा रेजिस्टेंस कम है, वेजोडाइलेशन हो गई है, ठीक है, और तीसरा सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स ख़त्म हो गया। जो बेरो रिसेप्टर है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं वो ब्लॉक है,
तो ये तीन वजहों से ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ होता है। इसके अलावा अगर हम बोलसिस उसके दे दें, इन्फ्यूजन नहीं, डायरेक्ट हम ये ड्रग्स विद हाई रेट रेपिडली देते हैं, तो ये हमारे पास हिस्टामीन रिलीज़ करते हैं इनसाइड द ब्लड। ठीक है, तो हिस्टामीन जो उनके वेज़ोडाइलेटर है, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम होंगे। लेकिन नॉर्मल डोज में ये कुछ नहीं करता, हाई डोजेज़ में ये करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम पर ये क्या करते हैं, ये वेंटिलेशन को डिक्रीज़ करते हैं। किस तरह डिक्रीज़ करते हैं, रिस्पायरेटरी रेट को कम करते हैं। वेंटिलेशन बराबर है हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइडल वॉल्यूम। तो अगर रिस्पायरेटरी रेट या टाइडल वॉल्यूम में से एक भी कम हो जाती है तो वेंटिलेशन कम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पायरेटरी रेट कम होते हैं, जिसकी वजह से वेंटिलेशन कम हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये है कि ये हमारे पास ब्रेन में जो रिस्पायरेटरी सेंटर है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एपिन्यूस्टिक और निमोटेक्सिस सेंटर, उस सेंटर तक ये पहुंचते हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्या करते हैं, हाइपोक्सिक ड्राइव को कम करते हैं। हाइपोक्सिक ड्राइव ये करते हैं, इसे कहते हैं कि नॉर्मली जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये जाकर इसी जो रिस्पायरेटरी सेंटर है इसको स्टिमुलेट करते हैं। इसके स्टिमुलेशन की वजह से हमारा रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाते हैं। लेकिन ओपियाइड की यूज़ की वजह से वही जो रिस्पायरेटरी ड्राइव है, वही कार्बन डाइऑक्साइड की सेंसिटिविटी उसको ये कम करते हैं, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो जाते, बल्कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है बॉडी में वो इंक्रीज़ होता जाता है। इसके अलावा मैंने हिस्टामीन की बात की कि ये हिस्टामीन को भी रिलीज़ करता है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में तो वो ब्लड प्रेशर कम करते हैं, लेकिन रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये ब्रोंकोस्पाज्म काज करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओपियाइड काज रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। अगर हम इसको रेपिडली इंजेक्ट कर ले विद लार्ज डोजेज, एक तो डोज लार्ज हो और दूसरा रेपिडली हम इसको इंजेक्ट करें, तो ये हमारे चेस्ट वाल की रिजिडिटी को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से फिर भी जो अगर आप वेंटिलेशन करते हैं बैग के साथ या मास्क के साथ, तो आप लोगों को वहाँ पर डिफ़िकल्टी फील होगी। दूसरा, लेकिन उसका जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम में, वो ये है कि अगर इंट्यूबेशन की दौरान जो रिस्पायरेटरी रिफ्लेक्स होते हैं, कफिंग होती है, ठीक है, वो नहीं होगा, क्योंकि ये उसी रिफ्लेक्सेस को ख़त्म करते हैं। तो ये इसका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है। ब्रेन पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, तो ब्रेन में जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है उसको भी कम करेंगे, कम ऑक्सीजन वो यूज़ करेंगे। सेरेब्रल ब्लड फ्लो भी कम करेंगे, सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम भी, इसकी वजह से ब्रेन के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम होंगे। लेकिन ये हमारा जो ब्रेन है उसमें एक सेंटर है जिसको हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, उसको स्टिमुलेट करते हैं, और उसके स्टिमुलेशन की वजह से नाज़िया एंड वोमिटिंग हो जाती है। इसके अलावा ये जो है अगर लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ किया गया तो ये टॉलरेंस प्रोड्यूस करते हैं एंड हाइपरएल्जेसिया, यानी उस बंदे को फिर पेन नहीं होती, उसको जो है पेनफुल स्टिमुलाई जो है उसके लिए वो सेंसिटिव होते हैं। अगर वो उसको मामूली चीज़ भी टच करते हैं तो उसे पेन होते हैं। दूसरा, वो टॉलरेंस प्रोड्यूस करते हैं। टॉलरेंस का मतलब होता है कि वो उसी पर डिपेंड हो जाते हैं, इसी ओपियाइड्स के ऊपर वो डिपेंड हो जाते हैं, उसका एडिक्ट बन जाते हैं। इसके अलावा ये एनाल्जेसिया जो उसका प्राइमरी एक्शन है एंड सेडेशन, मायोसिस कहते हैं कि जो आई बाल है वो उसमें छोटे हो जाते हैं, कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। यूफोरिया मीन प्लेजर सेंसेशन। जीआईटी के ऊपर ये इसका क्या इफेक्ट है, इट स्लो द जीआईटी मोटिलिटी, क्योंकि ये पेरास्टालिसिस मोमेंट जो होते हैं, जो फूड को आगे पुश करते हैं उसको ब्लॉक करते हैं, उसको स्लो करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होते हैं। इसके अलावा जो स्पेंस्टर अपोडाई है जिसके थ्रू बाइल पास आउट होते हैं, वो उसको भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो चांसेस ऑफ द बाइलरी कॉलिक कहते हैं गाल ब्लेडर स्टोन, उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम में ये हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, स्पेशली एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, ठीक है, क्योंकि सर्जिकल स्टिमुलस जो होते हैं वो भी एक स्ट्रेस है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, तो ओपियाइड उसी हार्मोन को कम करते हैं। इंडिकेशन इसका क्या है, तो एज एनाल्जेसिक हम कौन कौन सी कंडीशन में यूज़ करेंगे, माइकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक में जो पेन होता है,
गाल ब्लैडर स्टोन में, बाइलियरी कोलिक मीन गाल ब्लैडर स्टोन। रीनल यूरेट्रिक कोलिक अगर किडनी स्टोन है या यूरेटर में स्टोन है। बोन फ्रैक्चर, एक्सीडेंटल इंजरीज और कैंसर की वजह से जो पेन होता है, तो इन्हीं कंडीशन में हम ये एज अ पेन रिलीफ या ये एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यानी एनेस्थीसिया से पहले हम ये भी देते हैं। क्यों देते हैं? अगर पेशेंट को पेन हो रही है तो हम देंगे, या पेशेंट डरते हैं क्योंकि सर्जरी की वजह से उनको एंजाइटी और फियर होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे। एनेस्थीसिया के इंडक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं बाज़ औक़ात विद अदर ड्रग्स, तो उसके लिए पर्टिकुलरली हम ये 2 ड्रग्स यूज़ करते हैं, फेंटानिल एंड मार्फिन। उसका डोजेज़ मैंने दिया है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप देंगे मिलीग्राम पर केजी। पेशेंट का जो वेट है उसको इसी डोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस हिसाब से देंगे। इसके अलावा एंटीटूसिव एंटीडायरल। एंटीटूसिव का मतलब है एंटी कफ, क्योंकि ये रिस्पायरेटरी जो रिफ्लेक्सेस है उसको ख़त्म करते हैं, और एंटीडायरल क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं, तो फॉर द एंटी डायरिया हम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आज का लेक्चर था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे मुझसे पूछ ले। थैंक यू वेरी मच।